बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हमारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महरू डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जनाब, आज की जो वीडियो है ना, वो मैंने स्टार्ट की है कपड़ों की सेटिंग से। मैंने सोचा कि लेबर स्टार्ट होने से पहले पहले और चिल्ला आने से पहले पहले मैं एक दफ़ा बच्चों की अलमारियाँ और सारी जो वार्डरोब्स हैं उनको ठीक कर दूँ। जो कपड़े इस्त्री करने वाले हैं उनको इस्त्री करवा लूँ, और जो तय करके रखने वाले हैं उनको तय कर दूँ। तो इस वक्त जो है मैं अपने बेटे का दराज सेट कर रही हूँ, जिसके अंदर एक जो बॉक्स है उसके अंदर सारी स्वेटर्स होती हैं, एक जगह पे सारी पैंट्स होती हैं, एक एक बॉक्स में सारी शर्ट्स होती हैं। और इसी तरीके से सभी बच्चों के दराज में जो है वो पार्टीशंस बना के मैंने इस तरह से बॉक्सेस जो है वो अरेंज किए हुए हैं। तो इस तरह से ना ये होता है कि मुझे कपड़े रखने में और कपड़े निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर मैं ख़ुद नहीं बच्चों के कपड़े निकाल रही, तो जब बच्चे ख़ुद अपने कपड़े वगैरह निकालते हैं तो बच्चों को सामने समझ आ रही होती है कि हमारे कपड़े कहाँ पड़े हैं। तो इस तरह से ये मेरे माशाल्लाह से बेटे का दराज हो गया। और इसी तरह से जो है ये छोटी वाली का दराज़ है। इसमें एक बॉक्स के अंदर सारे फुल गर्म सूट होते हैं, दूसरे बॉक्स में ज़रा कम गर्म सूट होते हैं, एक जगह पे सारी शर्ट्स और पैंट्स होती हैं, और एक जगह पे सारे पजामा और ट्राउज़र होते हैं। बच्चों के कपड़े करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना गाजर का जूस बना लूँ। बच्चे घर पर हैं, आज इतवार का दिन है, तो फिर मैं फटाफट से जो है गाजर का जूस निकाल रही थी। अच्छा, गाजर का जूस जब भी मैं निकालती हूँ ना इस मशीन के अंदर, तो ये जो इसका फोक होता है ना, यानी जो इसके छिलके वगैरह साइड पर निकलते हैं, वो सारे छिलके ना मैं मिट्टी में डाल देती हूँ। तो इससे ना कंपोस्ट बहुत अच्छी बनती है, तो डबल फ़ायदा होता है, पौधों को भी फ़ायदा होता है और यहाँ पर जो है ना हम लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि बाज़ लोग ना गाजर को बहुत अच्छे तरीके से वॉश नहीं करते, तो जब जूस निकलता है ना नीचे, जूस के नीचे जब हम इनको ग्लास में ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो नीचे मट्टी होती है बहुत ज़्यादा। इस वजह से गाजर को बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करें। मैं तो जो स्कॉच ब्राइट होता है ना बग़ैर फोम वाला, या उसके साथ पकड़ के अच्छे तरीके से गाजरों को वॉश कर लेती हूँ, या हल्की सी जो ये तारें होती हैं ना, इनके साथ मैं ना ऊपर से हल्का हल्का मसल के इसको वॉश करती हूँ। तो इससे ये होता है कि गाजरों में मिट्टी किसी किस्म की नहीं रहती। इसी तरह से अगर किसी को गाजरों का जूस हज़म नहीं होता या किसी किस्म की भी बदहज़मी होती है, तो वो थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा इसके साथ जूस निकाल सकते हैं, या फिर एक जो है ना वो माल्टा यानी कीनू या मौसम्मी वगैरह इसके अंदर शामिल कर लें, तो फिर बहुत अच्छे से हज़म हो जाए। साथ ही जी बहुत सारी सब्ज़ी मंगवाई हुई आज मैंने सोचा कि कुछ सब्ज़ियां वगैरह जो है वो रेडी करके रख दूं। तो शलजम जो है वो मैं बाद में बॉईल कर लूँगी। मैंने यहाँ पर ये फ़्रेश बीन्स मंगवाए हैं, जिनको कुछ मैं चाइनीज़ खाने के लिए जो है वो कट करके रखूँगी, फ्रीज़ करूँगी, और कुछ जो है वो मैं घर में जो हम आम कीमे और फली का सालन बनाते हैं या आलू फली का सालन बनाते हैं, उसके लिए कट करके पैकेट्स बना के रखूँगी। मेरी बेटी सालन वगैरह तो बना ही लेती है, लेकिन ये है कि उनके लिए ना उनको सब्ज़ी काटने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि कुछ सब्ज़ी ऐसी कुछ बॉईल करके रख ली जाए, कुछ कट करके रख ली जाए। इसी तरह मैंने अदरक बहुत सारी मंगवा ली है, लहसुन बहुत सारा मंगवा लिया है, ये भी मैं साफ़ करके फ्रीज़ कर दूँगी। पीसूँगी नहीं, मैं पिसा हुआ नहीं इस्तेमाल करती, पीसूँगी नहीं, बस साफ़ करके मैं इसको रख दूँगी। आज चूँकि मैंने और बहुत सारा काम करना है, तो सब्ज़ी साफ़ करने का काम आज मैं नहीं कर रही, इसलिए मैं ये सब टोकरियाँ वगैरह जो बास्केट वगैरह में मैंने सब्ज़ी वगैरह लगाई है, वो मैं इसी तरह से जो है वो फ्रिज में लगा रही हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने इस तरह से सरसों का साग जो है वो रात को मछली बनाने के बाद इसको बॉईल कर लिया था। फिर बस बीच में मेरी कुछ तबीयत ऐसी हो गई थी, मैं बिल्कुल वीडियो को एडिट नहीं कर सकी, तो ये वीडियो जो है कुछ दिन पुरानी है। तो मैंने फिर ना उसके बाद साग को दोबारा से चूल्हा जला लिया था, और जब मैंने देखा कि साग का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो अब यहाँ पर मैं मशीन के साथ ना साग को बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर रही हूँ, ताकि जो मैंने हरा लहसुन इसमें डाला था और जो हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली थी वो इसके साथ बिल्कुल यकजान हो जाए। और सरसों का साग जो है ना वो बिल्कुल मलीदे की तरह बना हुआ अच्छा लगता है। मुझे खड़ा खड़ा सरसों का साग पसंद नहीं आता। अभी जो है ना यहाँ पे मैंने पानी रखा है तकरीबन 1 कप के बराबर, और उसमें मैं डाल रही हूँ मकई का आटा। जी हाँ, ये मकई का आटा है। पहले मुझे भी ना ही मकई के आटा सही तरह से गूंदना आता था और ना ही रोटी बनानी आती थी, लेकिन जब से मैंने ये ट्रिक करना शुरू की है ना, मकई का आटा बहुत ही आसानी से गूंद भी जाता है और बहुत ही ईजीली इसकी रोटियाँ बनती है, यानी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खुशका लगा लगा के हम इसकी रोटियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना पानी गर्म कर लिया था जिसके अंदर अगर मैं हाथ डालूँ तो मेरा हाथ जले नहीं, लेकिन
लेकिन तेज़ गर्म हो। तो मैंने उसके अंदर डाला है थोड़ा सा मकई का आटा। तकरीबन इसके अंदर जो मैंने अभी डाला होगा ना, वो 1.5 से 2 कप के दरमियान आटा होगा। अब मैंने इसको चूल्हे पर रखे रखे इसी तरीके से मिक्स करना है। याद रहे नीचे हल्का सा चूल्हा ऑन है, जिससे ये आटा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी लेस बना रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्का सा अपने हाथ को तर किया है और आप देख सकते हैं कि आटे में से बहुत ही मज़े का धुआं निकल रहा है। अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया है और मैं थोड़ा सा मसल के इसको जो है ना वो एक जान कर रही हूँ और थोड़ा सा इसको ठंडा होने दे रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके खुश्क आटा डालना शुरू किया है। मकई का ही आटा मैंने इसमें डाला है और मैं इसको गरम गरम आटे को, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि इतना हो कि हाथ ना जले, तो गरम आटे को मैं मसल मसल के यहाँ पर जो है ना वो साफ़ कर रही हूँ और मैंने साथ ही इसमें नमक भी शामिल कर दिया था। अब मैंने इसको थोड़ा टाइट सा करके ना, यानी जो नॉर्मली हम घर में आटा यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, उससे थोड़ा सा टाइट करके मैंने इस आटे को बहुत ही अच्छे तरीके से मसलते हुए गूंद लेना है इसी गरम गरम आटे के साथ। और यहाँ पे माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल एक जान हो के मकई का आटा गूंद कर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसमें कोई मैदा या कोई गंदम का आटा शामिल नहीं किया। अब थोड़ी देर के लिए मैं आटे को छोड़ दूँगी और मैं बनाऊँगी साग। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पर देसी बनस्पति घी या कोई भी अपनी मर्ज़ी का चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के साग पकाने के लिए आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन चूँकि हम पहले से शामिल कर चुके हैं इसके अंदर, तो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर लहसुन शामिल नहीं करूँगी। अब मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून फुल भर के अदरक और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी है दड़ा मिर्च, यानी जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, और साथ ही मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। लाल मिर्च जो है वो साग को चख के इस्तेमाल करनी है। अगर हरी मिर्च के साथ हमारे वो पूरी हो जाएगी रिक्वायरमेंट मिर्चों की, तो फिर हम यहाँ पर जो है वो दड़ा मिर्च का इस्तेमाल कम करेंगे। और साथ ही मैंने साबुत हरी मिर्चें डाली हैं ताकि इसके अंदर हरी मिर्चों की खुशबू तो आए, लेकिन इसमें ज़्यादा हरी मिर्चों का जायका ना आए, क्योंकि मैंने अपना साग को चखा था। साग के अंदर तकरीबन मिर्च जो है वो मेरे जो, यानी जितनी हम लोग अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट खाते हैं उस हिसाब से पूरी थी। अब जैसे ही हरी मिर्चें थोड़ी सी चटकने लगी और अदरक के अंदर थोड़ा सा कलर जो है वो नुमाया हो गया, क्योंकि अदरक बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेता है, तो अदरक के अंदर थोड़ा सा कलर नुमाया हुआ, तो मैंने यहाँ पर फिर जो साग मैंने ग्राइंड किया था अभी, वो सारा साग जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसी के साथ जितना साग मैंने पकाना है वो शामिल करने के बाद यहाँ पे मैं अब हल्की आंच पे साग को छोड़ दूँगी। आप देख सकते हैं कि साग के अंदर कच्चा पानी है। जब तक साग के अंदर ये पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक मैं इसको साथ साथ चम्मच चला के भूनूंगी। और साथ ही जो है वो मैंने अपनी रोटी का काम यहाँ पर शुरू कर दिया है। सिंपल जो मैं खुश्क का आटा यूज़ करती हूँ, यानी मैंने वही वाला आटा लिया है और नॉर्मल तरीके से जैसे मैं पेड़ा वगैरह बनाती हूँ उस तरह से मैंने छोटे छोटे पेड़े लिए हैं। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मैं आसानी से रोटी को बेल रही हूँ। अच्छा, खुश्का मैंने यहाँ पर ना सिंपल गंदम के आटे का जो मैं खुश्का यूज़ करती हूँ वही लिया था। आप अगर चाहे तो आप यहाँ पर ले सकते हैं मकई का आटा भी खुश्के के तौर पर ले सकते हैं, और फ़ाइन आटे का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। हम लोग चूँकि प्योर गंदम यूज़ करते हैं तो मैं वही आटा जो है वो खुश्के के लिए इस्तेमाल कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर रोटी आपको तवे पर नज़र आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रोटी पक रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर रोटी को नहीं पकाना। सिंपल जिस तरीके से हम घर पे सूखी रोटी बनाते हैं उसी तरीके से मैं यहाँ पर इसकी रोटी बना रही हूँ। पहले मैंने रोटी को एक साइड से पकाया, जैसे ही वो साइड से पक गई फिर मैंने इसकी साइड पलट दी और फिर मैंने इसको दूसरी साइड से भी उसी तरीके से पका लिया। जैसे ही उसकी वो साइड पकी वापस पहली साइड पर किया, कपड़ा लिया और इस तरीके से रोटी को मैंने अच्छे से सेक लिया। अगर आप लोग डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर पकी हुई रोटी, यानी डायरेक्ट जो हम आग पर रोटी को सेकते हैं चिमटे के साथ पकड़ के, अगर वो रोटी आप लोग पसंद करते हैं तो आप उस तरह से भी इसकी रोटी बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम लोग चूँकि इस तरह से कपड़े के साथ में सेक के बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेंडर की गैस है और सिलेंडर की गैस जो है वो डायरेक्ट अगर खाने को लगे तो खाने को जहरीला बना देती है। इस वजह से मैंने ये रोटी यहाँ पर इस तरह से सेक कर कपड़े के साथ पकाई है।
दूसरी रोटी तवे पर डाली और इसका मैं बना रही हूँ मकई का ज़बरदस्त सा पराठा। मकई की रोटी का पराठा भी बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली सर्दियों के मौसम में सुबह के टाइम पर जो चाय के साथ ये मज़ा देता है वो तो उसकी क्या ही बात होती है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि हम इसका इसी तरीके से पराठा भी बना सकते हैं। एक साइड से पकाया, ऊपर मैंने इसके घी डाल दिया और उस साइड से मैं इसको घी वाली साइड से अब फ्राई कर रही हूँ और साथ ही इसकी साइड पलट के मैं इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बिल्कुल भी अकड़ा हुआ नहीं है, सख्त सा नहीं है, बिल्कुल नरम सा, बहुत ही मुलायम सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा मकई का पराठा जो है यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो दोनों ही तरीके से रोटी बनाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो माशाल्लाह जी, सरसों का साग और साथ में मकई का पराठा और मकई की सूखी रोटी दोनों ही चीज़ें तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि अब मेरी किसी भी बहन को मकई की रोटी बनाने में दिक्कत नहीं पेश आएगी। प्रेगनेंसी के दौरान जब हमारा लेबर का टाइम करीब आता है तो ना सिर्फ ये कि बच्चे की और अपने बैग की तैयारी करनी होती है बल्कि किचन की भी बहुत सारी तैयारी करनी होती है। तो इस वक्त मैं यहाँ पर ना गोश्त और कीमा वगैरह निकाल के किचन में रख के ख़ुद कमरे में आ गई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना आज बेबी बैग्स जो है वो बेबी बैग और अपना मदर बैग पैक कर लिया जाए, क्योंकि मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो फ़ील हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले जो है वो अपना बेबी बैग का काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मेरी सारी शॉपिंग पड़ी हुई है जो कि मैंने बेबी के लिए किया है। इसके अंदर बॉडी सूट्स हैं, रोम्पर्स हैं, स्वेटर्स हैं और सिंपल हल्के कपड़े हैं जिसमें मैंने रोम्पर्स और कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं 0 to 3 मंथ्स की। और इसके अंदर फ्लीस के कपड़े भी हैं और साथ में बच्चे का बाथिंग टॉवल है और एक जो है ना वो हमारे यहाँ स्वेडल शीट्स बनाई जाती हैं, वो हम लोग घर में ख़ुद सीते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि मार्केट की हमें पसंद नहीं आती और मार्केट की उस तरह से काम भी नहीं देती। तो जो है ना ये सब चीज़ें आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये सारे सूट्स जो है ये बेबी के फ्लीस के कपड़े हैं जो कि अभी मुझे फ़ौरी तौर पर जो है वो ज़रूरत पड़ेंगे। ये वाले जो सूट्स हैं ये डबल पजामा सूट्स हैं। इसके अंदर टोपी है, बिब है और इसके साथ 2 ट्राउज़र्स हैं। एक जो है वो सॉक्स वाला है और दूसरा जो है वो विदाउट सॉक्स है। इस मटेरियल में मैंने 2 सूट्स लिए हैं। इसी तरह से ये वाले जो सूट्स हैं ये भी तकरीबन यही मटेरियल है, लेकिन ये सिंगल पजामे के साथ है। साथ में ये वाले स्वेटर्स हैं कुछ, ताकि अगर मतलब किसी दिन ठंड बहुत ज़्यादा हो और मुझे पहनाने पड़े तो मेरे पास ये 0 साइज़ के स्वेटर्स मैंने लेके रखे हैं। क्योंकि मुझे पीछे दो जो बच्चे हैं, मेरे बेटा और मेरी छोटी वाली बेटी अबीर, दोनों ही एक फ़ेब में और एक जनवरी में पैदा हुए थे। तो माशाल्लाह से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है बच्चों को संभालने का, सर्दियों का। तो मुझे अंदाज़ा है कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ पर ऊनी टोपियाँ हैं, यानी ऊन वाली। इनके अंदर की तरफ जो है मोटा कपड़ा है और बाहर की तरफ इस तरह से ऊन है। और यहाँ पर बहुत सारी सॉक्स हैं, कुछ जो है वो यसा और अबीर की सॉक्स हैं, क्योंकि इतनी तो यूज़ होती नहीं, ना ही बच्चा चलता है कि वो ख़राब होगी। कुछ इस तरह से जो है ना मैंने सेपरेट पजामाज लेके रखे हैं। और यहाँ पर जो है ना ये गर्म बनियानें हैं सारी, कुछ मीडियम साइज़ की हैं, कुछ स्मॉल साइज़ की हैं और इसी तरह से ये ऊनी बनियानें हैं। और इसी तरह से नीचे जो है ना वो गर्म सूट्स हैं, लिली कंपनी के मैंने ख़रीदे हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छे से जो है ना बॉडी को वार्म कर देते हैं। बाकी हल्की टोपियां हैं, डिफरेंट कलर्स में मैंने बहुत सारी ख़रीद के रखी हुई हैं। और यहाँ पर जो है ना ये बेबी का टॉवल है, ये सैनिटाइज़ हुआ हुआ टॉवल है, इस वजह से मैंने अभी तक इसको पैकेट में से नहीं निकाला कि जब मुझे ज़रूरत होगी बेबी बैग रेडी करने की तभी मैं इसको जो है ना शॉपर में से निकालूंगी। इसके साथ जी यहाँ पर मैं गई थी आइडियाज़, तो मुझे ना ये छोटे छोटे टॉवल्स बहुत अच्छे लगे। बच्चों के लिए बिब हम लोग कम यूज़ करते हैं, टॉवल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बिब मोस्टली मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं यूज़ करती अपने बच्चों के लिए। और एक जो है वो सेट मैंने आइडियाज़ का लिया था टॉवल्स का, और एक मैंने ये आम बेबी शॉप से, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही सुपर फाइन और सुपर सॉफ्ट किस्म के जो है ना टॉवल नैपकिन्स मैंने ख़रीदे थे, ताकि बच्चे के मुंह पर या बच्चे की बॉडी पर जब मैं इनको यूज़ करूं तो ये रैश ना आए। अच्छा, जो टॉवल्स होते हैं ना मेरे साइड, ये मेरी बेड का साइड टेबल है जिसके अंदर ये नैपकिन्स होते हैं सारे। और फ़िलहाल ये बॉक्स के अंदर मैंने रखी हुई हैं सेफ्टी पिन्स। सेफ्टी पिन्स यहाँ नहीं होती, ये अलग से बॉक्स के अंदर होती हैं। और ये जो बॉक्स है ना इसमें अभी आपको नज़र आ रहे हैं वो कान साफ़ करने वाली, जो वो छोटी रुई की होती है, बच्चे की नोज़ी साफ़ करने या उसके लिए इस्तेमाल होता है। साथ में मैं इसके अंदर रखती हूँ कॉटन बॉल्स और कॉटन बड्स। और इसी तरह से जो है ना अब मैं जो कपड़े घर में छोड़ने हैं मैंने, वो मैं अलग करूँगी और जो मैंने बेबी बैग में सामान डालना है वो अलग कर दूँगी।
बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो पतले लॉन और कॉटन के, और ठंड हो तो फ्लीस वगैरह लेके हम लोग मार्केट से इस तरह से अंदर की तरफ वाइट कलर का अस्तर लगा के और बाहर की तरफ से कोई भी बेबी प्रिंट, नर्सरी प्रिंट वगैरह लेके इस तरह से स्वेडल्स वगैरह तैयार करते हैं। ये मैंने अभी के टाइम पर तैयार किया था, लेकिन ये यूज़ बिल्कुल नहीं हुआ था। और इसकी साइड पर जो आपको नज़र आ रही है लेस सी बनी हुई, ये मैंने अपने हाथ से क्रोशिया की लेस बनाई थी इसकी साइड पे। और इस तरह से ये एक मेरे पास वाइट टॉवल है, सॉरी वाइट ब्लैंकेट है बेबी का, जो कि मैंने यानी जो पहले दिन बच्चे को जब कपड़े पहनाने हैं उसके साथ लिया है और उसी के साथ रखा है, ताकि ये मैं जो है ना जब मैं हॉस्पिटल जाऊं तो ये बस मैं नर्स को पूरा पैक हुआ हुआ सेट पकड़ा दूंगी, तो नर्स बेबी को जो है वो इसमें रैप कर देगी। इसी तरह से एक पिंक कलर का इनका वो है, और इसी के अंदर जो है ना वो मैं बेबी के सॉक्स रख दूँगी। वैसे जो मैंने सूट लिया है उसमें उनके सॉक्स वगैरह हर चीज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी एक इजाफी सॉक्स रखूँगी। कोई पता नहीं अगर ठंड ज़्यादा हुई तो फिर इजाफी सॉक्स मुझे उस वक्त ढूंढनी ना पड़े, इसलिए मैं इसमें सॉक्स रख रही हूँ। बाकी सारे लपेटने कह लें या स्वेडल जो इनकी शीट्स हैं वो ये हैं सारी माशाल्लाह से डिफरेंट, इसके अंदर जो है वो यानी कलर्स और डिज़ाइंस हैं। और माशाल्लाह से ये ना सभी चीज़ें जो है ना बच्चे के बहुत काम आने वाली हैं। आज मैंने थोड़ा सा काम जो है ना वो स्विमिंग का भी करना है, तो बच्चे अभी खेल रहे थे, इनको नींद भी नहीं आ रही, तो वीकेंड भी है, मैंने कहा चलो ये लोग अभी खेल लेते हैं। तो अब जो है ना झूले का स्टैंड जो है इसके कवर मैंने सीना है, और कपड़ा मेरे पास कम है, पता नहीं सिल पाता है या नहीं सिल पाता, क्योंकि मैं मार्केट अब नहीं जा सकती, मेरे हस्बैंड 9th मंथ में मार्केट नहीं जाने देते। बेबी बैग की मज़ीद चीज़ें और सारी पैकिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।